हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि कोरोना का प्रभाव हमें हर क्षेत्र में देखने को लगातार मिलता रहा, वैसे ही एक क्षेत्र है आंतरिक सुरक्षा, खास तौर से ड्रग्स और नारकोटिक्स वाला मामला। तो उसको लेकर के जो सरकार के द्वारा अभियान चलाए जा रहे थे, उनमें कुछ धीमापन या शिथिलता हमें देखने को मिल रही थी। ऐसे में इस समय पंजाब सरकार ने उन्हीं प्रयासों को वापस से शुरू करने का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है और पंजाब सरकार वापस से उन महत्वपूर्ण पहलों को शुरू करने जा रही है। ये जो पहले हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको किसी भी प्रश्न में उदाहरण के तौर पर आसानी से आप लिख सकते हैं, जिससे आपके उत्तर की प्रामाणिकता बढ़ेगी। इस वजह से इस डिस्कशन को आज हमने इस सेशन में लिया है। आज का जो टाइटल है हमारे टॉपिक का वह है, क्या है पंजाब सरकार की नशा विरोधी पहल। तो इस पूरे डिस्कशन में हम पूरे मामले को देखेंगे और साथ ही एक कंपेयर यानी एक तुलनात्मक अध्ययन हम भारत के संदर्भ में भी करेंगे। तो जो डायमेंशन होने वाले हैं उसमें अभी हम न्यूज़ को देखेंगे और नशे यानी ड्रग्स से संबंधित जो मामले हैं उसमें भारत की स्थिति को भी देखेंगे, हल्का सा विश्व के संदर्भों का जिक्र करते हुए। इस नशे वाली जो स्थिति है उसका प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति पर और अन्य एस्पेक्ट्स जो भी उसके हो सकते हैं उस पर। पंजाब सरकार के प्रयास जिसकी अभी हमने बात की हुई क्या है, क्या उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं, इसको भी प्रमुख रूप से देखेंगे। क्या निष्कर्ष निकलता है और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर डील करेंगे। यह विषय आंतरिक सुरक्षा से सीधे सीधे जोड़ करके आप देख सकते हैं। क्योंकि यह मुद्दा आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता है, साथ ही कुछ अन्य आयाम भी होते हैं जैसे कि हर विषय के होते हैं। तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आप इसे कवर करेंगे। बात करें हम न्यूज़ की, न्यूज़ है व्हाट आर पंजाब गवर्नमेंट्स एंटी ड्रग इनिशिएटिव्स। तो पंजाब सरकार के क्या एंटी ड्रग इनिशिएटिव यानी क्या पहल उन्होंने की है इस दिशा में, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम भारत की स्थिति को एक बार देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की सिचुएशंस पर। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि वैश्विक स्तर पर लगभग 7.5 लाख लोगों की ड्रग्स के चलते यानी इन दवाओं के चलते मौत हुई है, जिसमें से कि लगभग 22,000 लोग भारत से थे। बड़ा आंकड़ा है। अगला, वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी का व्यापार लगभग 650 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, यह एक अनुमान बताया गया है। भारत में 2018 में लगभग 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्ता थे। तो ओपिओइड क्या है अभी हम आगे समझेंगे। हेरोइन की खपत में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है और 2.5 लाख इसके उपयोगकर्ता भारत में देखे गए हैं। भारत में लगभग 2.8% यानी 3.1 करोड़ भांग के उपयोगकर्ता हैं। और भांग में भी जो इसके प्रमुख पदार्थ हैं जैसे चरस या फिर गांजा, इसके जो उपयोगकर्ता हैं इन्हीं 3.1 करोड़ में से 1.3 करोड़ लोग इसका सेवन करते हैं और बाकी बचे हुए लोग भांग का सेवन करते हैं, ये डेटा बताता है। तो यहाँ पर उन कुछ सब्सटेंस को यहाँ पर इमेज में लिया गया है ताकि आप एक बार देख सकें और पूरा मामला समझ सकें। यहाँ पर हेरोइन का जिक्र किया गया है जो एक तरह का नशीला पदार्थ है। अगला है कैनाबिस यानी भांग, उसके बाद कोकीन, यहाँ पर गांजा, चरस और सेडेटिव्स। तो क्या है ये सब? देखिए अभी हमने आगे बात की थी ओपियोइड्स की। तो ओपियोइड्स दरअसल एक तरह का ड्रग्स का एक ग्रुप है, एक वर्ग है दवाओं का। तो इस वर्ग में, ओपियोइड्स के वर्ग में हम मॉर्फिन, हेरोइन और अफीम को शामिल कर सकते हैं प्रमुख रूप से। इसके अलावा इसमें कुछ दर्द निवारक दवाओं को भी शामिल किया जाता है जो लीगल है, और ये सारी चीजें कुछ इलीगल भी इसमें शामिल होती हैं। तो एक बड़ा वर्ग है जो दिमाग से संबंधित क्रियाओं को संतुलित करता है, खासतौर से तंत्रिका तंत्र से संबंधित। अगला है कैनाबिस यानी भांग, इसी के कुछ दो उदाहरण अन्य तरह के जो प्रकार हैं वे हैं गांजा और चरस। अगला है कोकीन, कोकीन का उपयोग भी जो भारत में कितना किया जा रहा है वे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। अगला है सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स दरअसल ऐसे पदार्थ हैं जिसके जरिए दिमाग की स्थिति को धीमा किया जाता है। तो इसको भी एक तरह से ज़्यादा मात्रा में लेकर के एज ए ड्रग या फिर नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी तरह एक अन्य प्रकार है एटीएस यानी
एम्फीटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स। तो ये भी एक तरह के ड्रग हैं जिनका उपयोग इस तरह के नशीले पदार्थों के सेवन के रूप में या अधिक मात्रा में उपयोग करने के लिए किया जाता है। ये भी सीधे तंत्रिका तंत्र पर या नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, साथ ही दिमाग की गतिविधियों को धीमा करते हैं। तो एक नशे की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति दरअसल किन चीज़ों को चाहता है कि ताकि दिमाग की स्थिति एक अचेतन की मुद्रा में चली जाए और वो उसी स्थितियों में झूमता रहे। ऐसा जो भी होता है वो चीज़ें उनके साथ वो यूज़ करते हैं इन सब्सटेंसेस को। अगर हम इसका आंकड़ा देखें कि किस जगह पर किस पदार्थ का कैसा उपयोग किया जा रहा है, तो भारत में 1.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांजा और चरस का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। भारत में खासकर गांजा और चरस, साथ ही हमने ओपियोइड्स की बात की थी, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर राज्यों की स्थिति को दिखाया गया है कि किस राज्य में किस सब्सटेंस का यानी चरस और गांजा का कितना उपयोग किया जा रहा है। इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं हल्के से डार्क की ओर। तो जो डार्क वाले राज्य हैं वहाँ पर लगभग 7.3% के आसपास यह प्रचलन हम देख सकते हैं, और बाकी जो ये वाला है हिस्सा यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। यह जो रिपोर्ट है यह एम्स की एक रिपोर्ट थी, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, इसके जरिए बहुत सारी बातें बताई गई थी। इसमें प्रमुख राज्यों को अगर हम देखें तो हमें हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम सबसे ज़्यादा 7% के आसपास हम कह सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ओडिशा प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी यहाँ पर शामिल हैं। इसी तरह अगर हम जो ओपियोइड्स की बात की थी, ओपियोइड्स में खासकर अफीम और अफीम से बने हुए ही कुछ अन्य पदार्थ जैसे पॉपी हस्क या फिर हेरोइन या कुछ अन्य चीज़ें यानी कि फार्मास्यूटिकल वाले जो ओपियोइड्स हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। प्रमुख राज्य यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है ही, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा को भी आप देख सकते हैं। तो पंजाब दरअसल उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर कई तरह के जो उपयोग हैं इन दवाओं को लेकर के ये किए जाते हैं। अगर हम बच्चों के आंकड़े की बात करें तो लगभग 4.6 लाख बच्चे इससे पीड़ित हैं, और सबसे ज़्यादा जो नशे की लत है वह उत्तर प्रदेश में देखी गई है बच्चों के स्तर पर। ठीक, तो वैश्विक स्तर पर किस तरह के नशीले पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अभी हमने सबके टाइप्स को देख लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो ओपियोइड्स हैं उनका उपयोग वैश्विक स्तर पर 0.70%, एशिया के स्तर पर 0.46% और भारत में 2.06% इनका उपयोग किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा उपयोग अगर हम देखें तो ओपियोइड्स का ही यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद कैनबिस यानी भांग, उसके बाद एटीएस, हमने जो अलग तरह के सब्सटेंस की बात की थी, स्टिमुलेंट्स होते हैं, और कोकीन का उपयोग सबसे कम हमें देखने को मिलता है भारत के संदर्भ में। इसी तरह ऐसे लोग जो नशे की स्थितियों का शिकार थे उनमें से भी लगभग 44% लोग, ऐसे लोग जो रिपोर्ट किए गए हैं, वे चाहते हैं कि उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी इस जो नशे की स्थिति है उससे भी निकलना चाहते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट कितने लोगों को मिल पाता है? केवल 25% लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है और 75% लोगों को ट्रीटमेंट की सुविधाएं नहीं मिल पाती, खासतौर से ऐसे लोग जो इन नशे की स्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, उसके बावजूद भी वे ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण बाहर नहीं निकल पाते। तो इसी को देखते हुए इसके प्रभावों की हम बात करें, उसके बाद पंजाब सरकार की जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो असर पड़ेगा, सबसे पहले नशे की स्थिति का असर या नशीले पदार्थों के सेवन का असर व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो वही उसके ऊपर पड़ेगा। दूसरा, स्वास्थ्य के साथ वो व्यक्ति किसी परिवार का हिस्सा होगा, अगला प्रभाव जाहिर सी बात है उसके परिवार पर पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से। जब उस पर प्रभाव पड़ेगा तो वह जिस समाज का हिस्सा है उस समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। समाज के बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश की आर्थिक स्थिति, उसमें उस व्यक्ति का जो मानव संसाधन के रूप में जो योगदान हो सकता था उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वह प्रभावित होगा। वह रोजगार जैसी स्थितियों से नहीं जुड़ पाएगा, अपने ही स्वास्थ्य पर अपना खुद का खर्च या परिवारजनों का जिस पर वह निर्भर है या जो परिवार उस पर निर्भर है, उनके पास जो संपत्ति है उसका नुकसान होगा, उसका इलाज में उसका पैसा खर्च होगा। अगला, ऐसा व्यक्ति आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौतियां उत्पन्न करेगा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का जो मुद्दा है बहुत ब्रॉड लेवल पर इससे जुड़ता है। क्योंकि जब किसी पदार्थ का उपयोग यानी उसकी मांग जब तक उत्पन्न नहीं होगी
उसी हिसाब से उसकी सप्लाई भी प्रभावित होगी। तो जो व्यक्ति नशा करेगा वह उसकी मांग को जनरेट करेगा, मांग के हिसाब से ही आपूर्ति की जाएगी। तो जब आपूर्ति होगी देश के अंतर्गत, तो उसके नज़दीकी देशों की हम बात कर सकते हैं, जो सीमावर्ती देश हैं वहाँ से अवैध तरीके से, जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं तस्करी का मामला, खासकर मादक पदार्थों की तस्करी, वह आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो नशे का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको किसी तरीके से बहला फुसला करके अन्य गतिविधियों में लगाया जा सकता है, अन्य तरह की उग्रवादी गतिविधियां या आतंकी गतिविधियां। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है देश के लिए, किसी भी देश के लिए, उसमें भारत भी हो सकता है या विश्व के अन्य कोई भी देश, वहां पर नशीले पदार्थों का सेवन इस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश करता है। तो इन चुनौतियों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने क्या किया है, पहले हम पंजाब का एक बेसिक डेटा देख लेते हैं कि कितना उतार चढ़ाव हुआ है। तो पिछली जो सरकार थी अकाली दल की, उस दौरान जो एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस से रिलेटेड जो मामला है, उसका एक एक्ट भी है 1985 का। तो इसके मुताबिक जो मामले थे वे 55,117 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी इस एक्ट के तहत, और 51 महीने की अवधि के दौरान 1,683 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। वर्तमान सरकार कांग्रेस की है, तो इनके सामने भी वही चुनौतियां बनी हुई हैं। 60,025 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2,089 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा इतने समय में बढ़ गया है। ये भी वह आंकड़ा है जो बरामद हुआ है, उसके तहत देखा गया है। जाने कितना बड़ा आंकड़ा ऐसा भी होगा जो प्राप्त नहीं हो सका है या बरामद नहीं हुआ है। तो इन सबको देखते हुए पंजाब सरकार ने जो पहल की है उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ये इनिशिएटिव इनके पहले से चल रहे थे, लेकिन इसको वापस से शुरू करने के लिए जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने दोबारा से कदम बढ़ाए हैं। तो एक प्रोजेक्ट है बडी प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट है DAPO यानी ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर, यह एक प्रोग्राम बनाया गया है। एक एक करके दोनों को हम समझ लेते हैं। जो बडी प्रोग्राम है पहले नंबर पर, बडी प्रोग्राम दरअसल किशोरों के लिए लाया गया है। इसमें लोग क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छा मॉडल है, समझना चाहिए आपको। इसमें लोग क्या करते हैं कि किशोरों को जो स्कूल में कई तरह के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं, तो उनमें लगभग 5-5 बच्चों का एक समूह बना देते हैं। ठीक, उस समूह में जो उनका टीचर होगा, शिक्षक, उन बच्चों को डिसाइड करेगा कि कौन कौन से बच्चे उस ग्रुप में होंगे, और टीचर उनका सीनियर बडी कहलाएगा। ठीक, अब ये बच्चे क्या करेंगे कि आपस में एक दूसरे पर एक तरह से नज़र रखेंगे, एक दूसरे के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम है वो बनाएंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर कोई ऐसा संकेत किसी बच्चे को दिखता है कि कोई उनके समूह का बच्चा किसी तरह की ड्रग्स की गतिविधियों में शामिल हो रहा है या उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है या ऐसी कोई भी गतिविधि उन्हें दिखाई देती है, तो वे इसके बारे में सूचित करेंगे अपने सीनियर बडी को यानी अपने शिक्षक को। शिक्षक इसकी सूचना देंगे वहाँ के प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के साथ ही उनके माँ बाप को इसकी जानकारी दी जाएगी, माता पिता को या जो भी पेरेंट्स उनके रहेंगे या जो गार्जियन रहेंगे उनको बताया जाएगा। इसके बाद बच्चे की एक तरह से काउंसलिंग की जाएगी, उसको गाइड किया जाएगा। जो ड्रग्स की स्थिति है, कितने समय से वह ले रहा है, उसका इतिहास क्या रहा, ड्रग्स का जो सोर्स है वह सोर्स क्या था, यानी एक तरह से पूरी चेन के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी जड़ कहाँ पर है। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखा जाएगा, जो कार्यक्रम है इसका एक उद्देश्य भी है इसमें, कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्यता वाली भावना ना रखें, यानी कोई शत्रुतापूर्ण या पक्षपात तरीके से कोई कार्यवाही ना करें। बच्चे दरअसल आपस में ग्रुप बना लेते हैं और जो उसका खास दोस्त है उसके बारे में हो सकता ना बताए, जो उसका खास दोस्त नहीं है जिससे उसकी नहीं बनती उसके बारे में हो सकता अनावश्यक बता दे। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिनको डील करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक अच्छा मॉडल यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें लगभग 9.51 लाख ग्रुप्स अब तक जुड़ चुके हैं और अलग अलग शिक्षण संस्थानों से, और 43.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें नामांकन कराया हुआ है, यानी इससे जुड़े हैं इस प्रोग्राम से। तो एक अच्छा प्रोग्राम है। अगला है जो प्रिवेंशन ऑफिसर वाली बात है, तो यही इसका एक बड़ा फॉर्म है जिसमें वयस्क लोग शामिल होंगे। खास तौर से इसमें ऑफिशियल वॉलंटियर्स और सिटीजन वॉलंटियर्स दो तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। ऑफिशियल वॉलंटियर्स में सरकारी लोग जो पंजाब सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हों,
अगले जो सिटीजन वॉलंटियर्स हैं उसमें जो 18 साल से ऊपर के लोग होंगे वे शामिल होंगे। इनका मुख्य कार्य क्या होगा, जैसे मोहल्ला या फिर कुछ घरों को वर्गीकृत करके किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में दे देना। अधिकार क्षेत्र से मतलब कि वह वहां पर निगरानी रखे, खास तौर से जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करे नशे की स्थितियों को लेकर। यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति नशे की स्थिति वाला या नशे का आदी व्यक्ति दिखता है तो उसकी काउंसलिंग का प्रयास किया जाए, उसके परिवार से बातचीत की जाए, उन लोगों को खास तौर से जोड़ने का प्रयास किया जाए ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधा हो सकती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या हो सकती है, जिस तरह की सुविधाएं इनको देने का प्रयास किया गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है, दरअसल इसे पंजाब सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें शुरुआत से लेकर और बाद की स्थितियों तक को जोड़ा गया है। यानी अगर हम समझें तो दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली वह स्थिति जहां पर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति शुरुआत से ही नशे की लत का शिकार हो सकता है, तो पहला प्रयास वहां से है जब इसको शिकार होने के दौरान ही, नशे की लत लगने के दौरान ही रोका जाए। एक अच्छा प्रयास है शुरू के स्तर पर। बाद में जब वह नशे का शिकार हो जाए तो शिकार व्यक्ति को, नशे के लती व्यक्ति को ट्रीटमेंट से जोड़ा जाए और उन लोगों को नशे के बारे में जितने भी उसके नकारात्मक प्रभाव हैं उसके बारे में अवगत कराया जाए। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग के जरिए यदि उसको ठीक समय पर सही काउंसलिंग मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति नशे की स्थिति से बाहर निकल भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ही प्रयास हमें देखने को मिला है। अब हम बात करें निष्कर्ष की, क्या किया जा सकता है या फिर क्या इसका समाधान है। तो पहला यही, जो पंजाब सरकार ने मॉडल अपनाया है उसके सभी अवयव हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जैसे जागरूकता, नशीले पदार्थों की बिक्री का विनियमन यानी उसका रेगुलेशन, उसमें जो नियम है उनको और कड़ा किया जाए, जो निगरानी है उसको किया जाए, नशे के आदी लोगों को उस इलाज की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। साथ ही शुरुआती स्तर पर जो उन्होंने प्रयास किए हैं वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल है उसे देख लेते हैं। देश में बढ़ते नशीले पदार्थों का सेवन किस तरह की चुनौतियां पेश कर रहा है? कुछ उपयोगी पहलों का जिक्र करते हुए समाधान के उपाय सुझाइए। तो देश में बढ़ते नशीले पदार्थों का सेवन के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं उनके बारे में बताइए। कुछ नशीले पदार्थों का जिक्र आप कर सकते हैं तो इस तरह से बताइए कि किस किस राज्य में क्या प्रक्रिया चल रही है, या फिर जो सेवन है वह किस तरह व्यक्ति की आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक इन सभी दशाओं को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव या फिर पहल शुरू की है आप उसको कोट कर सकते हैं, तो वह एक अच्छा उत्तर आपका फ्रेम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।